थी। नमस्कार, के न्यूज के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं देश की कुछ खास और अहम खबरों के साथ। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी के संभल दौरे और विकास योजनाओं की सौगात की, विरोधियों के खबर लेने की, साथ ही हम दिखाएंगे उत्तरकाशी जिले के आपदा पीड़ितों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मानवीय चेहरा। वहीं हम बात करेंगे अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते को लेकर मची हलचल की, यानी ट्रंप के डबल टैरिफ अटैक की बात करेंगे हम। वहीं चलते चलते बात होगी राहुल गांधी के इलेक्शन कमीशन पर फोड़े गए वोटर बम की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को संभल पहुंचे और करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात संभल को दी। वहीं लोगों का स्वाभिमान भी जगाया। यहां सीएम योगी के विपक्ष के प्रति तेवर तल्ख दिखे। ये खास रिपोर्ट देखिए। संभल को विकास परियोजनाओं की सौगात। संभल पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिले को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान सीएम योगी ने संबोधन में कहा कि रक्षाबंधन पर हमारी बहनें बस में एक सहयात्री के साथ फ्री सफर कर सकती हैं। इसके लिए उनसे 3 दिन तक कोई किराया नहीं लिया जाएगा। वहीं 14 साल बाद संभल को अपना जिला मुख्यालय मिलने वाला है। पुलिस लाइन भी बनने जा रही, इसकी आधारशिला रखी गई है। पुलिस लाइन के लिए 200 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। हमारी सरकार में सभी सुरक्षित, योगी। संभल हिंसा को लेकर सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार में सभी सुरक्षित हैं, केवल दंगाई असुरक्षित हैं। पिछली सरकार में अराजकता थी, ना व्यापारी सुरक्षित था और ना ही बेटी सुरक्षित थी, लेकिन अब पब्लिक सेफ महसूस करती है। दंगाइयों के ऊपर अब महाकाल का वास्तविक असर दिखाई पड़ रहा है। अब दंगाई दुर्गति को प्राप्त हो रही हैं। विरासत को विस्मृत करके कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता। और संभल किसी सच्चाई को हम बताने के लिए आपके बीच आए हैं। याद करना, संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद भी, क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। यही तो हुआ था संभल में, यही तो हुआ था आजादी के बाद में जो कत्लेआम हुए थे। क्योंकि अगर ये सच्चाई सामने आ जाती तो उनको वोट बैंक खिसकने का भय था। हम लोग वोट बैंक के लिए नहीं आए हैं, हम तो विरासत का संरक्षण करने के लिए आए हैं। वोट बैंक नहीं, ये विरासत का संरक्षण है। हम विकास को जोड़ने के लिए आए हैं। हर उत्तर प्रदेश वासी का विकास पर पूरा अधिकार है। विकास से उन्हें वंचित करके ये बांटने वाले लोग गरीबों के हक पे डकैती डालते थे। गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब को मकान नहीं मिलता था, बेटी की शादी के लिए अनुदान नहीं मिलता था, एक गरीब को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिलती थी। गरीब बच्चा स्कूल में जाता था, न शिक्षक होता था, न बुनियादी सुविधाएं होती थी। बेटी असमय स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होती थी क्योंकि विद्यालय में न पेयजल की व्यवस्था थी, न शौचालय की व्यवस्था थी। और आज जब डबल इंजन की सरकार कर रही है, काम कर रही है, आज आप देख रहे होंगे विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं, बालक और बालिकाओं के लिए पेयजल की व्यवस्था भी है, टॉयलेट की व्यवस्था भी है, अच्छा फर्श बना है। फर्श बनाने के साथ ही डिजिटल लाइब्रेरी भी है, स्मार्ट क्लास भी है, पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सीएम योगी बोले, संभल आस्था का केंद्र।
सीएम योगी ने कहा कि इस जिले को 4 लेन सड़क की सुविधा दी जाएगी, क्योंकि संभल आस्था का केंद्र है। विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में उल्लेख है कि भगवान कल्कि का अवतार संभल में होगा। यहाँ 68 तीर्थ और 29 कूप थे, लेकिन इनको अपवित्र किया गया। अहिल्याबाई ने इन तीर्थों का उद्धार किया था। अब हमारी सरकार इनका जीर्णोद्धार कर रही है। वहीं सीएम योगी ने ऐलान किया कि संभल, हरिहर और कल्कि की नगरी में अब विकास कार्य तेजी से किए जाएंगे और कहा कि जिन्होंने संभल की सच्चाई को छिपाने का प्रयास किया, उनको सबक सिखाया जाएगा। कुछ लोगों को ये विवादित स्थल लगता था। बता दें कि सीएम योगी ने संभल को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी। गौरतलब है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का संभल दौरा कई मायनों में खास रहा। एक ओर जहां उन्होंने जिले को करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी, वहीं 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा के बाद उनका ये पहला दौरा भी रहा है। आपको बता दें कि संभल पहुंचने से पहले उन्होंने हवाई सर्वे भी किया। बता दें कि सीएम योगी ने कहा कि संभल ने दंगाइयों से लड़ने के लिए नई ताकत दी है। जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया है, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और कहा कि विरासत को खत्म करके कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। सपा पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गरीबों के हक पर डाका डाला जाता था और ना बेटियों की शादी के लिए अनुदान मिलता था, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार सभी सुविधाएं दे रही है। पिछली सरकार अराजकता करवाती थी, लेकिन हमारी सरकार सभी को सुविधा दे रही है। बेटी की शिक्षा के साथ साथ शादी का इंतजाम भी कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार में पुलिस भर्ती को भी सकुशल संपन्न कराया गया। बता दें कि सीएम योगी इन दिनों ताबड़तोड़ दौरे कर जिलों को विकास की सौगात दे रहे हैं। बताया जाता है कि इसके लिए उन्होंने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया। संभल के अलावा दूसरे जिलों को भी योगी सरकार की विकास योजनाओं का तोहफा मिल सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली रिपोर्ट की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में निरीक्षण के दौरान जो मानवीय चेहरा सामने आया है, वो उन्हें देश के तमाम नेताओं से अलग खड़ा करता है। उनमें जनता के संरक्षक वाली चिंता थी, तो वहीं मजबूर लोगों के प्रति संवेदना भी शुमार थी। ये खास रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली, हरसिल में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की उत्तरकाशी में समीक्षा की। बता दें कि समीक्षा के दौरान अन्य जनपदों के जिलाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। मुख्यमंत्री ने हरसिल और धराली क्षेत्र का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। मुख्यमंत्री ने धराली में बादल फटने से हुए नुकसान का जायजा लेते हुए राहत एवं बचाव कार्यों को तीव्र गति के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर सभी जनपदों की आपदा तैयारियों की स्थिति की भी जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर किए जाएं। प्रभावितों को भोजन, पेयजल, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक सामग्री भी जल्द उपलब्ध कराई जाए। राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को साफ सफाई, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएं और आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कराई जाएं। मुख्यमंत्री ने अवरुद्ध सड़क मार्ग को यथाशीघ्र खोलने के निर्देश देते हुए कहा कि राहत सामग्री और बचाव दलों की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित की जाए। जहां तक सड़क मार्ग अवरुद्ध है, वहां हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंच बनाने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को पर्याप्त दवाइयां और चिकित्सा टीमों की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश भी दिए। बिजली, पानी और मोबाइल नेटवर्क जैसे आवश्यक सेवाओं को तत्काल बहाल करने के ठोस प्रयास करने के भी निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने इस आपदा की घड़ी में केंद्र सरकार से मिल रहे सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का विशेष रूप से आभार भी प्रकट किया और कहा कि भारत सरकार द्वारा समय पर दी गई सहायता से राहत कार्यों में तेजी लाई जा सकी है। बता दें कि उत्तरकाशी आपदा प्रभावित हर्षिल और गंगोत्री क्षेत्र से अब तक 274 तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के लोग शामिल हैं।
135 लोगों को हर्षिल से बाहर निकालकर उत्तरकाशी और देहरादून पहुंचाया जा चुका है। राज्य सरकार, प्रशासन, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियां मिलकर राहत और बचाव कार्यों को तेज गति से अंजाम दे रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं और आवश्यक मदद के निर्देश भी लगातार दे रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत कब से जारी थी? अमेरिका और अलग अलग देशों के बीच हुए व्यापार समझौतों का भारत से वार्ता पर कैसे असर पड़ा? भारतीय प्रतिनिधियों की तरफ से अमेरिका को टैरिफ के लिए क्या प्रस्ताव दिया गया था? इसके अलावा ट्रंप आखिरी समय में इस समझौते से क्यों बिफर गए? ये खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। भारत अमेरिका के बीच कब से जारी थी बातचीत? भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत ट्रंप के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के करीब 1 महीने बाद फरवरी में शुरू हो गई थी। यानी भारत उन पहले कुछ देशों में था जिनसे अमेरिका के साथ जल्द से जल्द व्यापार समझौते को प्राथमिकता दी। दोनों देशों ने व्यापार वार्ता के लिए अपने प्रतिनिधि मंडलों का भी ऐलान कर दिया था। हालांकि बीते 5 महीने में 5 बैठकों के बावजूद भारत अमेरिका समझौता नहीं कर पाए। अमेरिकी मांगों के आगे नहीं झुका भारत। आपको बता दें कि व्यापार समझौते को लेकर बातचीत में शामिल रहे भारत और अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों के हवाले पर दावा किया जा रहा है कि अमेरिका जैसे जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान आदि से मन मुताबिक व्यापार समझौते की तरफ पहुंचने लगा, वैसे ही उसे भारत के साथ साथ होने वाली बातचीत में अपने लिए ज्यादा मौके नजर आने लगे। आखिरकार यूरोपीय संघ से हुए व्यापार समझौते ने अमेरिका भारत की बातचीत में ट्रंप प्रशासन और ज्यादा शर्तें लगाने का मौका दिया। उधर भारतीय अधिकारी कुछ सेक्टर्स को भारत के लिए अहम बताते हुए अमेरिकी मांगों के आगे नहीं झुके। भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर भड़के ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सामान पर 25% अतिरिक्त टैक्स लगा दिए हैं। ये टैक्स भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाया गया है। बता दें, पूरा मामला तब शुरू हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा रूस से तेल खरीद जारी रखने को लेकर नाराजगी जताते हुए भारत से आने वाले कई उत्पादों पर अतिरिक्त यानी कि 25% शुल्क लगा दिया। पहले से ही 25% टैरिफ लगा हुआ था, जिससे अब कुल शुल्क 50% हो गया है। यह आदेश 7 अगस्त को लागू हो गया। इस फैसले के बाद भारत से अमेरिकी बाजार में जाने वाले सामान पर कुल 50% टैक्स लगने लगेगा। ऐसे में भारत में बयानबाजी तेज हो गई। अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के हक में बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए किसानों के हितों की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पता है कि इसकी भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी और वे इसके लिए तैयार हैं। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के लिए नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों का हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार माना है। इसीलिए बीते वर्षों में जो नीतियां बनी, उनमें सिर्फ मदद नहीं बल्कि किसानों में भरोसा बढ़ाने का प्रयास भी था। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए
मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप, मोदी सरकार की विदेश नीति फेल। अमेरिका के टैरिफ वॉर के सिलसिले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाए जाने के फैसले को केंद्र सरकार की विदेश नीति की बड़ी विफलता बताया। खड़गे ने कहा कि ट्रंप का ये कदम ऐसे समय में आया जब भारत की कूटनीति कमजोर और भ्रमित नजर आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकट से निपटने में पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं और अब ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे। कृषि और डेयरी क्षेत्र को लेकर क्या थी अमेरिका की मांग? भारतीय कृषि और डेयरी बाजारों पर अपने प्रोडक्ट का व्यापक रूप से पहुंचाने की मांग की थी। अमेरिका चाहता था कि भारत अपने उच्च टैरिफ 20 से 100% और गैर टैरिफ बाधाओं को हटाए ताकि अमेरिकी कृषि उत्पाद जैसे सेब, बादाम, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों, सोयाबीन और मक्का भारत के बाजार तक बेरोक टोक आ सके। अमेरिका डेयरी उत्पादों, विशेष रूप से पनीर और दूध पाउडर के लिए बाजार खोलने की मांग कर रहा था, जो भारत के 8 करोड़ डेयरी किसानों के लिए खतरा था। अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट संवेदनशील मुद्दा। आपको बता दें कि अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट भारत में धार्मिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि अमेरिका में गायों को भोजन के रूप में मांस और मांस से बने प्रोडक्ट दिए जाते हैं। भारत ने इन मांगों का सख्ती से विरोध किया। इससे न सिर्फ धार्मिक संवेदनशीलता का मामला सामने आ सकता था, बल्कि डेयरी बाजार खोलने से स्थानीय किसानों की आजीविका खतरे में भी पड़ सकती थी। अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट सस्ते हैं और भारतीय किसान पहले से ही कम आय और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से जूझ रहे हैं। अमेरिका की मांगों को मानने से इन डेयरी पालकों के सामने अपने उत्पादों को बेचने की समस्या आ सकती थी। इसीलिए भारत ने अमेरिका को औद्योगिक सामान और रक्षा खरीद में रियायत दी, लेकिन कृषि और डेयरी में रियायत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद नाराज ट्रंप ने भारत पर 2 बार में 50% का टैरिफ लगाया है, लेकिन इससे ज्यादा नुकसान अमेरिका को नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका में ही भारत से एक्सपोर्ट होने वाली चीजें महंगी होंगी, यानी कि वहां महंगाई बढ़ेगी। दूसरी ओर भारत के लोगों पर इसका 0 इम्पैक्ट। महंगी पड़ सकती है भारत चीन रूस की एकता। ट्रंप की इस हरकत से भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते खराब होते दिख रहे हैं। भारत में सरकार और जनता देशों का रुख ट्रंप के इस रवैये से तल्ख होने लगा है। जैसा कि हमने बताया कि पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि किसानों का हित हमारे लिए सबसे अहम है, इसकी रक्षा हर कीमत पर करेंगे। चीन और रूस की भी ट्रंप के भारत को लेकर ऐलान पर तीखी प्रतिक्रिया आई है। ट्रंप की इन हरकतों ने एक बार फिर ये चर्चा छेड़ दिया है कि क्या भारत, रूस और चीन को एक साथ आना चाहिए ताकि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के वर्चस्व को कम किया जा सके। अब जरा सोचिए, भारत अमेरिका के बीच रिश्ते खराब हो गए हैं और वहीं दुनिया को 3 बड़ी ताकतें रूस, चीन और भारत एक हो गए और सेना से लेकर तकनीक, पैसा शेयर करने लगे तो डॉलर का राज खत्म हो जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन का दौरा करने वाले हैं। भारत के पीएम का चीन दौरा चीन भारत के रिश्तों को मजबूत करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भारत, चीन और रूस एक हो सकते हैं और अमेरिका को आर्थिक मोर्चे पर सबक सिखा सकते हैं। हालांकि अभी ये दूर की कौड़ी लगती है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो सबसे पहले ये होगा कि दुनिया का पावर बैटल पलट सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।
तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली अहम रिपोर्ट की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में गड़बड़ियों पर प्रेजेंटेशन दिया। राहुल गांधी ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि दोनों ही राज्यों की वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। इस दौरान चुनाव आयोग और बीजेपी उनके निशाने पर रहे। ये खास रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी के ईसी पर संगीन आरोप। ईसी ने बीजेपी के साथ चुनाव चुराया। स्क्रीन पर वोटर लिस्ट दिखाकर किया दावा। महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध नाम, कर्नाटक में भी हुआ फर्जीवाड़ा। राहुल गांधी ने दावा किया कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ कि चुनाव में चोरी हुई है। कहा, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देने से हमें भरोसा हुआ कि चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र के चुनाव की चोरी की। राहुल ने कहा कि कर्नाटक में एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग बूथ की वोटर लिस्ट में मौजूद है। लिस्ट में कई जगह लोगों के फोटो नहीं है, वहीं कई जगह फर्जी पते लिखे गए हैं। नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ये डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां महादेवपुरा में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। मैंने जैसे कहा 21वीं सदी है, एक हार्ड ड्राइव पे आप पूरा डेटा रख सकते हो। 100 साल 200 साल का डेटा रख सकते हो, जितना रखना है रख दो। मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में सीसीटीवी को खत्म करना चाह रहा है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। तो दे आर कल्यूडिंग विद द बीजेपी, दे आर हेल्पिंग द बीजेपी डिस्ट्रॉय द इलेक्शन सिस्टम। चुनाव आयोग से पूछे सवाल। चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता? हमने आयोग से बार-बार डेटा मांगा लेकिन हमें नहीं दिया गया। लोगों के पिता के नाम के आगे कुछ भी लिखा गया है। वोटर लिस्ट में कई मकानों का एड्रेस शून्य है। महादेवपुरा सीट पर 1 लाख वोट चोरी। बता दें कि कर्नाटक के महादेवपुरा असेंबली सीट की वोटर लिस्ट स्क्रीन पर दिखाते हुए राहुल ने कहा कि यहां 6.5 लाख वोट में से 1 लाख वोट की चोरी हुई है। कांग्रेस की रिसर्च में यह 1 लाख के करीब गलत पता और एक ही पते पर बल्क वोटर और डुप्लीकेट वोटर्स का पता चला। बताया कि कर्नाटक में हमें 16 सीट पर जीत मिली लेकिन हम सिर्फ 9 सीटों पर जीते। हमने 7 बार हारी हुई सीटों में से एक सीट पर जांच पड़ताल की। वो सीट थी बेंगलुरु सेंट्रल। इस सीट पर कांग्रेस को 6,26,208 वोट मिले। भाजपा को 6,58,915 वोट मिले। दोनों पार्टियों को मिले वोटों का अंतर सिर्फ 32,707 था। वहीं जब महादेवपुरा असेंबली सीट पर वोटिंग हुई तो दोनों पार्टियों के बीच वोट का अंतर 1,14,040 का रहा। राहुल ने कहा, इस हिसाब से देखें तो 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई। ये वोट चोरी 5 प्रकार से की गई। राहुल ने कहा, महाराष्ट्र में चंद महीनों में लाखों मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए, जो काफी चिंताजनक है। 40 लाख वोटर रहस्यमयी हैं। यहाँ 5 महीने में कई वोटर जोड़े गए। वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग जवाब देना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि क्या वोटर लिस्ट सही है या गलत। 1 लाख फेक वोटर। हरियाणा में वोटर लिस्ट को बताया जिम्मेदार। राहुल गांधी के मुताबिक गड़बड़ियां इसलिए हैं क्योंकि चुनाव आयोग वोटर्स का डेटा उपलब्ध नहीं कराता। उन्होंने आरोप लगाया कि इस वजह से वोटों की चोरी हो रही है। हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए उन्होंने इन गड़बड़ियों को ही जिम्मेदार बताया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।
के न्यूज।